जैसे जैसे दिवाली पास आती जा रही है वैसे वैसे मार्केट में नए आईपीओस की बाढ़ सी आती जा रही है। तो आज एक और नए आईपीओ के साथ हम आपके सामने लेके आए कंप्लीट डिटेल्स ऑफ गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड के आईपीओ की। गोदावरी बायो रिफाइनरीज का आईपीओ जल्दी आने वाला है। इसकी ओपनिंग डेट होने वाली है 23 अक्टूबर को और क्लोज हो जाने वाला है 25 अक्टूबर को। अलॉटमेंट होंगे 28 अक्टूबर को। रिफंड्स 29 अक्टूबर को हो जाएंगे और 29 अक्टूबर को ही डीमेट में शेयर्स क्रेडिट भी हो जाने वाले हैं। 30 अक्टूबर को लिस्टिंग हो जाने वाली है दोनों एक्सचेंजेस में, एनएससी और बीएससी। अब इसमें लिस्टिंग गेन होने वाला है या नहीं होने वाला है, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। इस कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल इशू साइज क्या है उसके बारे में देख लेते हैं और हमें सही में इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1956 में और इसकी प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये शुगर, बायो बेस्ड केमिकल्स, वेरियस ग्रेड ऑफ एथेनॉल्स एंड पाउडर्स में वर्किंग करती है। इसे कस्टमर बेस की बात करें तो इसे काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस है जिसमें कोका कोला ऐसी बड़ी कंपनी शामिल है। इसके अलावा IIF है, अंकित राज ऑर्गेनाइज, खुशबू डे केमिकल, इस तरीके की काफ़ी अच्छी कंपनी जो है इनके कस्टमर्स हैं, इनके पार्टनर्स हैं। इसके अपार्ट अगर बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी 3 रिसर्च सेंटर्स भी हैं और 2 प्लांट्स हैं, जो एक कर्नाटका में है और दूसरा महाराष्ट्र में है। कंपनी के अभी तक टोटल एम्प्लॉयज़ 1583 हैं जो परमानेंट स्किल्ड एम्प्लॉय हैं। इसके अलावा जो अनस्किल्ड एम्प्लॉय हैं उनकी नंबर है 437 के आसपास। कंपनी की रिसर्च टीम में 52 परमानेंट रिसर्च स्टाफ है जिसमें काफ़ी सारे डॉक्टरेट्स थे। इसके अपार्ट कंपनी ने 18 पेटेंट्स और 53 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं काफ़ी सारे अपने प्रोडक्ट्स पे। इस कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ पर शेयर की और टोटल इशू साइज है 54 करोड़ के आसपास का और लॉट साइज है 42 शेयर्स का, जिसमें प्राइस बैंड 334 रुपीज़ से 352 रुपीज़ के बीच में है। फ्रेश इशू 325 करोड़ का होने वाला है और 229.75 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि एनएससी और बीएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा 50% QIB के थ्रू रेस करने वाले हैं। रिटेल के लिए 35% और HNI या NII के लिए 15% की रिजर्व कोटा रखा गया है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की, जो हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं और ध्यान रखने योग्य भी यही चीज़ें हैं। तो इसका EPS काफ़ी कम है, 2.93 के आसपास का इसका EPS साइज है और PE वैल्यूएशन काफ़ी हायर है, 120 के आसपास की PE वैल्यूएशन आ रही है। अगर हम कुछ मेजर फंडामेंटल्स की बात करें तो इसका असेट्स डिक्रीज हुआ है मार्च 2022 से लेके अभी तक के। मार्च 2022 में 1733 करोड़ के आसपास का असेट साइज था, जो अब रह गया है 1554 करोड़ के आसपास। रिवेन्यूज भी घटे हैं। रिवेन्यूज मार्च 2022 में थे 1709 करोड़ के आसपास, जो अभी जून 2024 में 525 करोड़ के आसपास के रह गए हैं। अच्छा, जून 2024 के जो मैं अभी बता रहा हूँ ये हमारे केवल नए फाइनेंशियल रखे हैं जो 2024-25 होने वाला है। अगर मैं मार्च 2024 तक की बात करूँ तो 1701 के आसपास के रेवेन्यूज थे, जो भी मार्च 2022 से कम ही थे। मार्च 2023 में जरूर इंक्रीज हुए थे 2023 करोड़ के आसपास के और मार्च 2024 में 1701 करोड़ के आसपास के। PAT की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2022 में 19 का था, मार्च 2023 में 19.64 और मार्च 2024 में 12.30 करोड़ के आसपास ही रह गया है। नेटवर्थ भी काफ़ी डिक्रीज हुई है, नेटवर्थ में कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिले हैं। 232 के आसपास की नेटवर्थ थी जो 260 के आसपास हो चुकी है, लेकिन इनकी बोरोइंग जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। इनकी बोरोइंग मार्च 2022 में थी 6036 करोड़ के आसपास की, जो अब हो गई है बढ़कर 703 करोड़ के आसपास। तो इस IPO के बारे में हमें कुछ अच्छे फंडामेंटल्स देखने को नहीं मिलते हैं। कंपनी का बिजनेस अच्छा है बट कॉम्पिटिटर्स भी उतने ही ज़्यादा हैं, इसलिए इनको अपने मार्जिन्स पे बहुत लगाम लगा के रखनी पड़ती है। मार्जिन्स भी अपने आप नहीं कर सकते हैं। इनके पास काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है, क्लाइंट बेस है, ये रेगुलर कस्टमर बेस क्लाइंट बेस भी है, बट इन कस्टमर से ये अपने मार्जिन्स को इंक्रीज करने की डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनके कस्टमर जो है वो स्विच कर जाएंगे।
इसलिए इनको हमेशा मार्जिन को डिक्रीज ही रखना पड़ता है और ये इनके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और हमेशा ध्यान रखें, जो कंपनी समय के साथ अपने मार्जिन को इंक्रीज नहीं कर पाएगी और जिनके फंडामेंटल्स नहीं कर सकते, उन कंपनीज में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना मेरा सजेशन नहीं होता। तो अभी हम वेट करेंगे, इस IPO में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देंगे, तो आप वेट कीजिएगा। इसमें लिस्टिंग गेन के चांसेस कम हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह भी अभी हम इसमें नहीं देंगे।